बांग्लादेश में कभी भी शुरू हो जाएगा मिशन धुरंधर क्या, अब इसका चैप्टर। जब से बांग्लादेश में यूनुस ने कट्टरपंथियों को सिर पर चढ़ाया, तब से कहा जा रहा था कि ये कट्टरपंथी बांग्लादेश में आग लगाएंगे, देख लेना। और ठीक यही बांग्लादेश में पिछले कई दिनों से हो रहा है। कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश को फूंक डाला है। वहां पर जबरदस्त हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। भारत विरोधी, हिंदू विरोधी भीड़ सड़कों पर आ चुकी है। अखबारों के दफ्तर जलाए जा रहे हैं। जो भी भारत की बात कर रहा है, जो भी हिंदुओं की बात कर रहा है, उस पर अटैक हो रहा है। जब तक शेख हसीना बांग्लादेश में थी, तब तक यह सब नहीं होता था। लेकिन यूनुस के आते ही कट्टरपंथियों का राज बांग्लादेश में बढ़ता चला गया। ऊपर से पाकिस्तान भी अब बांग्लादेश से सट गया है। इधर मुनीर, उधर यूनुस, दोनों ने मिलकर बांग्लादेश को जलाने में कैसे अपने हाथ जो हैं वो आगे बढ़ा दिए हैं। मुनीर यूनुस का असल प्लान क्या है, नरेंद्र मोदी इसका क्या जवाब देंगे, आज सब आपको बताऊंगा। बांग्लादेश जिन कट्टरपंथियों के हाथ में चला गया है, वो कट्टरपंथी भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं। हिंदुओं से, सनातन से इन्हें नफरत है वो दिखता है। और इसी जहर और नफरत में ये कैसे बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। बांग्लादेश में भड़की हिंसा में पहला टारगेट हिंदू अल्पसंख्यक और भारत है। और उसके अलावा वो सभी लोग कट्टरपंथियों के निशाने पर आ चुके हैं जो इन कट्टरपंथियों की आंखों में खटकते हैं। बांग्लादेश का हाल यह है कि कट्टरपंथियों की भीड़ ने बांग्लादेश के उन बड़े अखबारों को निशाना बनाया जो यूनुस की कट्टरपंथी सरकार की नीतियों के खिलाफ बिना डरे खबरें छाप रहे थे। देखिए, अखबार का ऑफिस जला दिया भाई। ये तस्वीरें ढाका में बांग्लादेश के सबसे बड़े अंग्रेजी अखबार डेली स्टार के हेड ऑफिस की है, जहां कट्टरपंथियों की भीड़ ने आग लगा दी। 30 से ज्यादा पत्रकार बिल्डिंग के अंदर फंस गए, जिन्हें सेना के दखल के बाद बचाया जा सका। कट्टरपंथियों ने इसी तरह अंग्रेजी अखबार न्यू एज के एडिटर नूरुल कबीर को घेर कर उन पर हमला कर दिया, जो बांग्लादेश में छपने वाले अखबारों की संस्था एडिटर्स काउंसिल के अध्यक्ष भी हैं और यूनुस सरकार को उसकी नीतियों के लिए अक्सर घेरते रहते हैं। इसी तरह बांग्लादेश के पॉपुलर अखबार प्रोथोम अलो के दफ्तर में पहले जमकर तोड़फोड़ की और फिर उसमें आग लगा दी। बांग्लादेश में भड़की इस हिंसा के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है, वो है एक छात्र नेता उस्मान हादी की मौत। उसके बारे में भी आपको बताता हूं। 32 साल का शरीफ उस्मान बिन हादी बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठन इकबाल इनकलाब मंच का प्रवक्ता था। वो पिछले साल जुलाई में शेख हसीना सरकार के खिलाफ हुए प्रदर्शनों में कट्टरपंथियों का बड़ा चेहरा बनकर उभरा था। इन प्रदर्शनों की वजह से शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हुआ और शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा। उस्मान हादी भारत को दुश्मन देश की नजर से देखता था और अक्सर भारत के खिलाफ जहर उगलता था। बांग्लादेश में अगले साल फरवरी में होने वाले चुनाव में उस्मान हादी ढाका 8 से चुनाव लड़ने की तैयारी में था। हाल ही में उस्मान हादी ने ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा सर्कुलेट करने की वजह से सुर्खियां बटोरी थी। इस नक्शे में भारत के कुछ इलाकों को बांग्लादेश में दिखाया गया था। लेकिन 12 दिसंबर को उस्मान हादी को ढाका में बाइक पर आए हमलावरों ने गोली मार दी। हमले के वक्त उस्मान हादी ई रिक्शा में बैठकर कहीं जा रहा था। हमले के बाद हादी को ढाका मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। हालत नाजुक होने पर इलाज के लिए सिंगापुर भेजा गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अब यह भी देखिए कि जिस हादी की मौत के बहाने बांग्लादेश को हिंसा की आग में झोंक दिया गया है, उसमें भी भारत के खिलाफ माहौल बनाने के लिए कहा जा रहा है कि उस्मान हादी की हत्या का मुख्य आरोपी भारत भाग गया है। बांग्लादेश में जिस तरह से भारत विरोधी, हिंदू विरोधी हिंसा हो रही है, उसके पीछे मुनीर और पाकिस्तान का दिमाग होने का आरोप लग रहा है। क्योंकि इस बार बांग्लादेश में भड़का हिंसा का पैटर्न पिछले साल जुलाई में भड़की हिंसा से भी ज्यादा सोचा समझा और खतरनाक लग रहा है। कहा जा रहा है कि मुनीर और आईएसआई का मंसूबा बांग्लादेश में हिंसा भड़काकर कट्टरपंथियों को सत्ता में बिठाने का है। क्योंकि शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद उनकी पार्टी आवामी लीग की पकड़ पहले ही कमजोर हो चुकी है और आवामी लीग पर बैन लगाकर उसके चुनाव में उतरने का रास्ता पहले ही बंद हो चुका है। इस सब के बीच शेख हसीना के बाद बांग्लादेश की दूसरी बड़ी नेता मानी जाने वाली खालिदा जिया की हालत भी नाजुक बनी हुई है, जिसकी वजह से उनकी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी भी कमजोर दिख रही है। उस पर कट्टरपंथी नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत ने मुनीर और आईएसआई को अपना प्लान एक्टिवेट करने का मौका दे दिया। खबर है कि आईएसआई ने अपने पुराने सहयोगी और बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठन जमाते इस्लामी को निर्देश दिया है कि वो आंदोलन को लीड न करे, बल्कि पीछे रहकर इसे हवा दे। इसके पीछे मकसद यह है कि आंदोलन में स्थानीय लोग दिखने चाहिए ताकि आंदोलन स्वाभाविक लगे। बांग्लादेश में हिंसा को और भड़काने के लिए कई सोशल मीडिया हैंडल पाकिस्तान से ऑपरेट होना शुरू हो चुके हैं। इन प्लेटफॉर्म्स पर बार बार भारत के खिलाफ उकसाने वाली पोस्ट अपलोड की जा रही है। और जिस तरह बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों और इंडियन हाई कमीशन को निशाना बनाने की कोशिश हो रही है, हिंसा को उस्मान हादी की मौत के बाद छात्रों और युवाओं का गुस्सा बताकर कवर देने की कोशिश हो रही है, उसी को देखते हुए शेख हसीना सरकार में मंत्री रह चुके हबीबुल हसन चौधरी भी मोहम्मद यूनुस के प्लान का हिस्सा बता रहे हैं।
शेख हसीना सरकार में मंत्री रह चुके मुहिबुल हसन हिंसा को पहले से तय प्लान इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हिंदू अल्पसंख्यकों और यूनुस सरकार की पोल खोलने वाले मीडिया के बाद निशाने पर उनकी पार्टी आवामी लीग। कट्टरपंथियों की भीड़ ने चटगांव में मुहिबुल हसन के घर को भी आग लगा दी। इसी तरह शेख हसीना सरकार में मंत्री रहे हिंदू नेता बीर बहादुर के घर को भी फूंक दिया गया। ढाका में शेख हसीना के पिता और बांग्लादेश के जनक माने जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान के घर पर भी कट्टरपंथियों ने तोड़फोड़ और आगजनी की। पिछले साल हुई हिंसा में भी इस घर में तोड़फोड़ हुई थी और इस बार घर के बचे हुए हिस्से को भी तोड़ दिया। तो सवाल यह है कि एक सेकंड के लिए आरोप लगा रहे हो कि भारत ने किया, तो मुजीबुर रहमान और शेख हसीना की पार्टी के लोगों और उनके घरों को क्यों जला रहे हो? सीधा सीधा एजेंडा पाकिस्तान का यह है कि वहां कट्टरपंथियों की जमात बनी रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि इलेक्शन हो और चीजें बदल जाए। बांग्लादेश को भड़काकर भारत के खिलाफ करना यह पाकिस्तान का पुराना प्लान रहा। अब जब यूनुस जैसे कट्टरपंथी बांग्लादेश में आए हुए हैं तो फिर पाकिस्तान के लिए पुराना प्लान एक्टिव करने का अच्छा मौका है। इसलिए आप देखिए कि बांग्लादेश का हाल यह है कि वहां पर सिर्फ अंदर ही प्रदर्शन नहीं हो रहे, भारत के बॉर्डर तक प्रदर्शन हो रहे हैं। बॉर्डर तक मार्च निकाले जा रहे हैं। ये तस्वीरें बांग्लादेश के बेनापोल में भारत के बॉर्डर के पास की हैं, जहां प्रदर्शनकारियों ने मार्च निकाला और इसे लॉन्ग मार्च टू बॉर्डर नाम दिया। इस मार्च में भारत विरोधी नारेबाजी भी हुई। लेकिन बांग्लादेश में जो भी माहौल बनाया जाए, यूनुस और मुनीर जो भी प्लान बना लें, यह बात सबको पता है कि नरेंद्र मोदी अपनी तैयारी किए बैठे, और अगर कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो फिर मुनीर और यूनुस दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए आप देखिए कि बांग्लादेश में भारत विरोधी हिंसा पर वहां के अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर ने तुरंत माफी मांग ली। अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर ने कहा कि ढाका में कट्टरपंथी भीड़ ने जिस तरह पूरी रात उत्पात मचाया और अखबारों के ऑफिस और कल्चरल सेंटर जलाए, वो शर्मनाक है। आगे मोहम्मद यूनुस के एडवाइजर ने लिखा, काश वो धरती को खोदकर शर्म के मारे खुद को उसमें दफन कर पाते। तो शर्म इतनी आ रही है कि दफन करने की सोच रहे हो तो मोहम्मद यूनुस से बोलो कुर्सी छोड़ दें जब उनसे नहीं संभल रहा है। लेकिन ये सब नाटक भी तो करना है कि भाई बहुत शर्मिंदा है, ताकि दुनिया में ये मैसेज ना जाए कि यूनुस और मुनीर मिलकर करा रहे हैं। बांग्लादेश जानता है कि जिस पाकिस्तान के सहारे वो भारत के खिलाफ उछल रहा है, उस पाकिस्तान की अपनी कोई हैसियत नहीं, ना दुनिया में उसकी कोई इज्जत है। और मैं आपको यह साबित कर देता हूं, मैं अगला चैप्टर आपको दिखाता हूं कि पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है। भारत को सम्मान, पीएम मोदी को अवार्ड, लेकिन पाकिस्तान को किसने गजब बेइज्जत कर दिया? किस मुस्लिम देश ने? मुस्लिम ब्रदरहुड भी काम ना आया। भिखारी पाकिस्तान को मुस्लिम देश ने ही कैसे औकात बता दी है, अब आपको दिखाता हूं। नरेंद्र मोदी दुनिया में भारत का जो डंका बजा रहे हैं वो दुनिया तो देख ही रही है। मुस्लिम देशों में नरेंद्र मोदी का ऐसा सम्मान हो रहा है जो सम्मान पाकिस्तान सपने में भी सोचे अगर तो हड़बड़ा के उठ जाए कि अरे इतना सम्मान हमको कोई कैसे दे सकता है। पाकिस्तान जिन मुस्लिम देशों के नाम पर उछलता है वो मुस्लिम देश खुद उसको कैसे गजब बेइज्जत कर रहे हैं, आज आपको देखना चाहिए। पाकिस्तान की ऐसी गजब बेइज्जती हो रही है बॉस कि मुनीर और शहबाज मुंह दिखाने लायक नहीं है। लेकिन भाई ये लोग भी कम बेशरम थोड़े हैं, फिर मुंह दिखाएंगे ही दिखाएंगे। मुनीर जिस मुस्लिम देश को सबसे करीबी बताते नहीं थकता, उसी देश ने पाकिस्तान को झटका दे दिया है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के हजारों भिखारियों को डिपोर्ट कर दिया उठा के, ले जाओ अपने यहां के भिखारियों को, यहां के भीख मांग रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आतंकियों के एक्सपोर्टर पाकिस्तान में अब भिखारियों की फैक्ट्री खुल गई है और पाकिस्तान अपने भिखारी खाड़ी देशों में एक्सपोर्ट कर देता है। पाकिस्तान के भिखारियों ने सऊदी अरब, कतर, यूएई समेत खाड़ी के लगभग सभी देशों में कब्जा कर लिया, अपनी जगह ढूंढ ली है कि दे दे भाई कोई। लेकिन पाकिस्तान के भिखारी शेखों के देश में सिर्फ भीख नहीं मांग रहे, चोरी चकारी भी कर रहे हैं, लूटपाट भी कर रहे हैं। खाड़ी के देश तो पाकिस्तानी भिखारियों से इतना परेशान हो गए बॉस कि अब उन्होंने कहा कि ना यहां नहीं रख सकते, उठाओ लेके जाओ इनको। पिछले 11 महीने में 41 देशों ने 52,000 पाकिस्तानी भिखारियों को देश से निकाल दिया कि भीख मांगना है तो पाकिस्तान में मांगो। तो भिखारी भी बोला कि मेरा देश ही भीख मांग रहा है, मैं वहां क्या भीख मांगूंगा। यानी 2025 में हर रोज करीब 151 पाकिस्तानी को डिपोर्ट किया गया है। इसमें सऊदी अरब ने सबसे ज्यादा 24,000 पाकिस्तानी भिखारी डिपोर्ट कर दिए हैं। यूएई ने 6,000 पाकिस्तानी भिखारियों को देश से निकाल दिया है। अजरबैजान ने भी 2,500 पाकिस्तानी भिखारियों को वापस देश भेज दिया है। पाकिस्तान में भीख मांगना मजबूरी नहीं है, बल्कि पाकिस्तान इतना गरीब है कि भीख मांगना अब धंधा बन गया है। पाकिस्तान का यह संगठित उद्योग कैसे मिडिल ईस्ट में अपने पैर जमा रहा है और क्यों पाकिस्तान की जनता और उनके नेताओं को भीख मांगने में मजा आने लगा है, आज आपको दिखाऊंगा। लेकिन भिखारी पाकिस्तान के इस भिखमंगे देश के भिखारियों ने कैसे मुस्लिम ब्रदरहुड भूलने पर भी शेखों को मजबूर कर दिया, जरा उसका एक ट्रेलर देखिए। शहबाज और मुनीर तो पहले ही भिखारी घोषित थे।
भीख का कटोरा लिए कभी वो चीन अमेरिका की चौखट पर दिखाई देते हैं, तो कभी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के सामने गुहार लगाते हैं। मुनीर शहबाज की इसी आदत को पाकिस्तान की पब्लिक ने धंधा बना लिया। पाकिस्तान में इतने भिखारी हो गए हैं कि अब वो वीजा लेकर विदेशों में भीख मांग रहे हैं। सऊदी अरब पाकिस्तानी भिखारियों की सबसे पसंदीदा जगह बन गया। यहां भीख मांगने वाला हर दूसरा शख्स पाकिस्तानी निकल आता है। दरअसल सऊदी अरब में मुसलमानों के सबसे पवित्र शहर मक्का और मदीना है। हर साल यहां लाखों लोग हज और उमरा करने आते हैं। इन्हीं लोगों के साथ पाकिस्तानी भिखारी भी पहुंच रहे हैं और सड़कों पर फुटपाथ पर डेरा जमा लिया है। इन पाकिस्तानी भिखारियों में पुरुषों के साथ महिलाएं भी शामिल हैं। मक्का और मदीना में पाकिस्तानी भिखारी आपको आसानी से दिख जाएंगे। देखिए, मक्का में एक पाकिस्तानी महिला भिखारी को पुलिस वाले भगा रहे हैं, लेकिन सऊदी में पाकिस्तानी भिखारियों ने ऐसे पांव जमा लिए हैं कि अब उन्हें पुलिस से भी डर नहीं लगता। यह हाल तब है जब सऊदी अरब में भीख मांगना अपराध है। देखिए वहां क्या हो रहा है। अब सऊदी अरब ने पाकिस्तानी भिखारियों से निपटने के लिए उन्हें डिपोर्ट करना शुरू कर दिया है। आप भी देखिए कि सऊदी अरब में पाकिस्तानी भिखारी कितनी बेशर्मी से भीख मांगते हैं। वो सामने दिखने लगा है। पाकिस्तान के भिखारियों को डिपोर्ट किए जाने की खबर पाकिस्तानी चैनलों की हेडलाइन बन रही है। जो चैनल्स अभी तक सऊदी अरब को अपना बिरादर बताते थे, देखिए अब वही पाकिस्तानी चैनल सऊदी अरब के इस एक्शन पर छाती पीट रहे हैं। पाकिस्तान में भीख मांगना इतना ऑर्गेनाइज्ड धंधा बन गया है कि अब ये लोग ग्रुप बनाकर विदेश जाते हैं। इन लोगों का काम ही भीख मांगना है। आप देखिए कि भारत के इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेशनल्स वीजा लेकर विदेश में लाखों डॉलर के पैकेज पे नौकरी करने आते हैं। पाकिस्तान के भिखारी वीजा लेकर भीख मांगने जाते हैं। भाई, सऊदी अरब सरकार ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि भाई तुम भिखारियों को भेजना बंद करो। उधर यूएई ने भी ज्यादातर पाकिस्तानी नागरिकों पर वीजा प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान में 66,154 भिखारियों को एयरपोर्ट पर पकड़ लिया गया। ये वो पाकिस्तानी भिखारी थे जो अलग अलग देशों में भीख मांगने जा रहे थे। बताइए, ग्रुप बना के निकलते हैं कि चल भाई तू भी चलेगा, भीख मांगेगा उधर। पाकिस्तानी भिखारियों पर पाकिस्तान की ही सीनेट यानी वहां की संसद की स्थायी समिति को एक रिपोर्ट सौंपी गई, जिसमें खुलासा हुआ है कि विदेशों में गिरफ्तार किए गए 90% भिखारी पाकिस्तानी नागरिक होते हैं। इनमें से ज्यादातर सऊदी अरब, ईरान और इराक के तीर्थ यात्रा वीजा पर विदेश जाते हैं। यात्रा के बहाने वहीं रुक जाते हैं, जिसके बाद या तो भीख मांगते हैं या चोरी करते हैं। कौन देश बर्दाश्त करेगा भाई? एक तो भीख मांगने के लिए रुके हुए हो, वो भी उस देश में जहां भीख मांगना अपराध है, और उसके बाद वहां चोरी चकारी भी कर रहे हो, लूटपाट भी कर रहे हो। ऐसी ऐसी रिपोर्ट आ रही है जिसके बाद पाकिस्तान की पूरी दुनिया में बेइज्जती हो रही है। पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं हम तो भीख मांगने में भी रिकॉर्ड बनाएंगे। पाकिस्तानियों को भीख मंगा सुनने की या भीख मांगने की ऐसी आदत हो गई है कि अब वो खुद ही कह रहे हैं कि भीख मांगने में भी पाकिस्तानी ही रिकॉर्ड बनाएंगे। सऊदी अरब में पाकिस्तानी भिखारियों की सबसे ज्यादा कमाई होती है, इसलिए सबसे ज्यादा पाकिस्तानी भीख मांगने सऊदी अरब जाते हैं। पाकिस्तानी भिखारियों की दूसरी पसंद अजरबैजान, कतर और दुबई है। कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड जैसे देशों में भी पाकिस्तानी भिखारी पहुंचते हैं, क्योंकि इन देशों में खाड़ी देशों के मुकाबले सख्ती थोड़ी कम है। मतलब इनके भी जैसे भाई भारतीयों के पास तो पैसा है, वो तो टूरिस्ट की तरह घूमने जाते हैं। इनका अपना भीख मांगने का डेस्टिनेशन है, कहां कहां ज्यादा पैसा मिलेगा। पाकिस्तानी भिखारियों को डिपोर्ट किए जाने की खबर दुनिया भर में सुर्खियां बनी हुई। ऐसी बेइज्जती हो रही है कि पाकिस्तान की जनता को दुनिया भर में भिखारी कहा जा रहा है, ताने मारे जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में इसका कोई ज्यादा असर नहीं है, क्योंकि भीख मांगने में उनके प्रधानमंत्री यानी शहबाज शरीफ सबसे ज्यादा माहिर है। भाई, जिस देश का प्रधानमंत्री मान रहा हो कि वो जहां जाता है लोग कहते हैं ये मांगने आया होगा, ये आया होगा मांगने आया होगा, उस देश के आम लोग अगर भीख मांगने के लिए दूसरे देशों में जा रहे हैं तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है। और ऐसा देश है कि इतनी बेइज्जती के बाद भी सुधरता नहीं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने इस साल अप्रैल में मिडिल ईस्ट देशों में रह रहे पाकिस्तानी भिखारियों से जुड़ा एक डेटा शेयर किया था। ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि अकेले सऊदी अरब में कम से कम 4,700 पाकिस्तानी भिखारियों को डिपोर्ट किया है। यह भी बताया था कि पाकिस्तान में लगभग 2 करोड़ 20 लाख भिखारी हैं। ये पाकिस्तान में जो सालाना कम से कम 42 अरब रुपए कमाते हैं। बताइए, भिखारियों के इस आंकड़े पर पाकिस्तान की टीवी चैनल्स में डिबेट तक हुई है। भाई, लोग चर्चा करने लगे हैं भाई कि जिन्ना ने क्या भिखारियों के लिए अलग से देश लिया था क्या, कि सब इधर एक साथ रहेंगे। भाई, उधर हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, इधर अपन भिखारी लोग रहेंगे। पाकिस्तान के लोग भीख मांगने सऊदी अरब, कतर ऐसे देशों में क्यों जाते हैं वो आपको बताता हूं। मार्च 2025 में शारजा में एक पाकिस्तानी शख्स पकड़ा गया था।
जिसके पास 14,000 दिरहम यानी 3 लाख रुपए मिले। उसने पुलिस को बताया कि 3 दिन में भीख मांगकर इतने पैसे उसने जमा किए, यानी उस पाकिस्तानी भिखारी की एक दिन में 1 लाख रुपए की कमाई हुई। इससे पहले दुबई में 127 पाकिस्तानी भिखारियों को पकड़ा गया था। इनके पास से पुलिस को 50,000 दिरहम यानी 11 लाख रुपए मिले थे। वहीं शारजा पुलिस ने भी 107 भिखारियों को इस साल के शुरुआत में गिरफ्तार किया था। शारजा में गिरफ्तार किए गए पाकिस्तानी भिखारियों के पास से 11 लाख रुपए मिलने की खबर आई थी। पाकिस्तान के भिखारियों का एक ठिकाना मलेशिया भी है। मलेशिया में भी इस साल 41 पाकिस्तानी भिखारी वापस भेजे थे, जिसमें 26 महिलाएं थी। कितने खुल के हंसते हंसते बता रही, भीख मांग के फ्लैट बना लिया, घर बना लिया, अमीर हो गए। ऐसा ही देश है पाकिस्तान बॉस। खैर, पाठशाला में अब अगली क्लास, जिसमें आपको दिखाऊंगा जिस सीक्रेट फाइल के खुलने पर इंडी गठबंधन गिरा रहा था पीएम मोदी की सरकार, वो आज सामने आई तो उसमें क्या निकला। बड़े बड़े फंस गए, ट्रंप पर मंडरा रहा महासंकट, सीक्रेट फाइल और उसकी वो तस्वीरें जिसने दुनिया में आग लगा दी है। अब इसका चैप्टर। भारत में नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल बनाने के लिए कभी जेनजी को भड़काने की कोशिशें होती हैं, कभी बांग्लादेश जैसी आगजनी भारत में होने की धमकी दी जाती है, कभी सड़क पर हंगामे की बात होती है। फिर अब पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर माहौल बन रहा था कि अरे 19 दिसंबर को राजनीतिक भूकंप आएगा जिसका केंद्र अमेरिका में होगा, और उन्होंने कहा था कि भाई मोदी सरकार ही गिर जाएगी। 19 दिसंबर को अमेरिका में सीक्रेट फाइल खुलेगी और 19 दिसंबर को पीएम मोदी का इस्तीफा देना होगा। कोई मराठी आदमी भारत का नया प्रधानमंत्री बनेगा, ऐसे दावे कर दिए गए थे। इतने बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि एक बार को तो पब्लिक हैरान रह गई भाई कि 19 तारीख को क्या ही होना है। लेकिन 19 तारीख को जब अमेरिका में सीक्रेट फाइल खुलनी शुरू हुई तो क्या निकला आज आपको दिखाता हूं। लेकिन पहले आप जरा इंडी गठबंधन के नेता जो दावे कर रहे थे सुनिए एक बार क्या कह रहे थे। 19 दिसंबर को कोई एक बड़ा विस्फोट राजनीतिक होने वाला है, ऐसी चर्चा इस देश में चल रही है और उसका केंद्र बिंदु अमेरिका में है। जब भूकंप होता है तो कोई केंद्र बिंदु होता है, तो वो केंद्र बिंदु अमेरिका में है। कुछ ऐसी जानकारी सामने आने वाली है अमेरिका से। वो जानकारी सामने आने के बाद नरेंद्र मोदी सत्ता में नहीं रह सकते, इस प्रकार की चर्चा है। इंडी गठबंधन के नेता जिस सीक्रेट फाइल के आधार पर ये सारे दावे कर रहे थे, सोशल मीडिया पे माहौल बनाया जा रहा था, वो फाइल अब अमेरिका में खुलनी शुरू हो गई है और इस फाइल का नाम है एप्स्टीन फाइल्स। आज दुनिया में कोई भी ऐसा बड़ा नेता या उद्योगपति नहीं है जो एप्स्टीन फाइल के नाम से डर ना रहा। एप्स्टीन फाइल्स में बड़े बड़े नेताओं और उद्योगपतियों के गंदे और घिनौने राज छुपे होने का दावा है, जिसे अब अमेरिकी सरकार रिलीज कर रही है। इंडी गठबंधन को उम्मीद रही होगी कि एप्स्टीन फाइल्स की वजह से भारत में भी कुछ धमाका हो जाएगा, लेकिन अभी तक इस फाइल के जितने हिस्से बाहर आए हैं, अभी तो पूरी बड़ी फाइल है, खुलेगी पूरी, लेकिन अब जब खुलनी शुरू हुई और कुछ चीजें बाहर आई हैं, अभी तक भारत में तो कोई इंपैक्ट नहीं हुआ उसका, बल्कि एप्स्टीन फाइल्स की 68 तस्वीरें रिलीज होने से अमेरिका में जरूर भूचाल आ गया। अमेरिका के कई बड़े नेता और उद्योगपतियों के चेहरे बेनकाब हो गए, जिसमें मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी शामिल है। ऐसे ऐसे नाम एप्स्टीन फाइल में सामने आ रहे हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। एप्स्टीन फाइल में जो सबसे बड़ा चौंकाने वाला नाम है वो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का है। यह तस्वीर देखिए, इसमें डोनाल्ड ट्रंप लड़कियों से घिरे नजर आ रहे हैं, लड़कियों के चेहरे छिपा दिए गए हैं। 6 लड़कियों से घिरे ट्रंप की इस तस्वीर ने अमेरिका में हंगामा मचा दिया है। इससे पहले भी ट्रंप एडल्ट फिल्म एक्ट्रेस के साथ अफेयर को लेकर विवादों में रह चुके हैं। एप्स्टीन फाइल में दूसरा बड़ा चेहरा है बिल गेट्स का। बिल गेट्स जो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं और दुनिया भर के एनजीओ को मदद करते रहते हैं, उनकी यह तस्वीर लोगों को हैरान कर रही है। तस्वीर में बिल गेट्स के साथ भी लड़की दिख रही है, वो जो आपको नीचे तस्वीर दिख रही है। नाबालिग लड़कियों के साथ एप्स्टीन के आलिशान मेंशन में पार्टियां हुआ करती थी। कुछ लड़कियों की उम्र तो 12 साल तक की बताई गई थी। एप्स्टीन की पार्टियों में बहुत से गंदे काम किए जाते थे जो हम आपको बता भी नहीं सकते। हालांकि बिल गेट्स की जो तस्वीर लड़की के साथ दिख रही है उसमें ऐसा कुछ अश्लील नहीं दिख रहा, लेकिन इस तस्वीर के आने के बाद सवाल उठ रहे हैं। एप्स्टीन फाइल्स की और तस्वीरें दिखाने से पहले आपको बताता हूं कि जेफरी एप्स्टीन था कौन, जिसकी पार्टियों में दुनिया के बड़े बड़े लोग आते थे। जेफरी एप्स्टीन न्यूयॉर्क का करोड़पति इन्वेस्टमेंट मैनेजर था। एप्स्टीन पर यौन शोषण और सेक्स ट्रैफिकिंग के आरोप है। पार्टियों में नाबालिग लड़कियों से यौन शोषण का आरोप है। 2005 में एप्स्टीन के कारनामों का खुलासा होना शुरू हुआ था। 50 से ज्यादा लड़कियों ने एप्स्टीन पर गंभीर आरोप लगाए। एप्स्टीन के पास लोलिता एक्सप्रेस नाम से प्राइवेट जेट भी था। इस जेट से वो नाबालिग लड़कियों को अपने विला में लाता था। 2008 में एप्स्टीन को यौन अपराध के लिए सजा मिली। 2009 में सेक्स ट्रैफिकिंग के आरोप में वो गिरफ्तार हुआ। 2019 में न्यूयॉर्क की जेल में एप्स्टीन की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। दुनिया के बड़े बड़े नेता, बिजनेसमैन, फिल्म स्टार, साइंटिस्ट इस रैकेट में शामिल थे। एप्स्टीन बड़े लोगों को नाबालिग लड़कियां सप्लाई करता था, यह आरोप लगा।
एप्स्टीन के पास इन पार्टियों की फोटोज थी। यह बात 2019 में पब्लिक के बीच आई। यह चुनावी मुद्दा बन गया। ट्रंप ने खुद कहा था कि राष्ट्रपति बनने पर वो एप्स्टीन फाइल जारी कर देंगे, लेकिन ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद भी एप्स्टीन फाइल रिलीज नहीं हुई।